देखिए सबसे पहले तो हम लोग y की रेंज निकाल लेते हैं। y की रेंज निकल जाएगी क्या? क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन बना के ही y की रेंज निकाल लो। मतलब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला भी है, तो इस वजह से दूसरा तरीका भी है। अदरवाइज एनालाइज तो सीधा सीधा ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x में क्वाड्रेटिक बना के वहां से आप y की रेंज निकाल दो। ओके, यस सर। तो अगर मैं डायरेक्ट वे से बात करूं तो डायरेक्ट वे क्या रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, वो जो x है उसको डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये x प्लस वन बाय एक्स बन जाएगा। ओके, तो अब इसके बारे में हमें पता है कि ये हमेशा, अगर x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या रहने वाला है, 2 से ज्यादा। तो जब ये हमेशा 2 से ज्यादा रहने वाला है, तो इसका रेसिप्रोकल करके नेट ये ओवरऑल वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रह जाएगी। ओके, ऐसा करेंगे ना, रेसिप्रोकल में क्या इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, और अब 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जब नेगेटिव होगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा -2 से छोटा होना है। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ग्रेटर देन -हाफ हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स कर देंगे तो -1 से बड़ा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बेटा जो y है ना, वो आपका -1 से 1 के बीच में है। y की रेंज निकल गई है। y की रेंज जब निकल गई है तो अब अपने जो सेकेंड एक्सप्रेशन है f ऑफ y विच इज y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है, और इस क्वाड्रेटिक की जो रेंज निकालने के लिए उसके जो इनपुट्स हैं वो सिर्फ लिमिटेड है, -1 से 1 ही इसके इनपुट अवेलेबल है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से हमें बड़े इजीली पता लग रहा है, इसके जो रूट्स हैं, एक तो 1 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा। इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा रहने वाला है, 1 पे 0, -2 पे, और -1 कुछ यहाँ पे होगा। तो तो बेसिकली हमारे पास इनपुट कौन कौन से हैं, सिर्फ -1 से लेके +1 तक के इनपुट्स हैं। मतलब ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे इस ग्राफ को मैं छोड़ सकता हूँ, इसके आगे भी। तो बेसिकली मुझे सिर्फ इतने ही ग्राफ के रेंज निकालनी है। तो इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो सीधा सीधा ग्राफिकली हमें पता लग रहा है, 1 पे मिल जाएगा विच इज 0। और सबसे छोटी वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, ये जो ग्राफ है ना थोड़ा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एक -हाफ वाला पॉइंट होगा, वहां पे मिनिमम मिलेगा नहीं आपको। तो -हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो -हाफ पे वैल्यू निकाल लो। तो एफ ऑफ -हाफ क्या होगा, 1/4 -हाफ -2 कितना आया, -9/4 आ गया। सर आपने -हाफ वैल्यू वो डिफरेंशिएशन करके? डिफरेंशिएशन से या परफेक्ट स्क्वायर से बोल दो। हाँ यस सर। परफेक्ट स्क्वायर पे आप कर सकते हो, डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी बोल सकते हो। ठीक, हाँ जी, 30 तक और कोई डाउट है क्या? 35 तक? सर 35। The coefficient of the equation are real and roots of the equation are non-real complex, and a plus c plus b is less than 0। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। देखिए अगर इसके रूट्स नॉन रियल दिए हैं तो इसका मतलब ये इसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया लेस देन इक्वल्स टू 0। गुड मॉर्निंग नवनीत सर।
गुड मॉर्निंग नितेश सर। सर मेरी क्लास नहीं थी अभी सर ये? सर मेरे टाइम टेबल में भी अभी की क्लास लगी हुई है। आपका शेड्यूल क्या है इस वीक मेरा का? सर यही था सर 9 आज का? बजे। या तुम लोग तुम्हारे शेड्यूल में किसकी क्लास है? सर मैथ्स की फर्स्ट और फिजिक्स की सेकंड। ठीक है, मतलब इसके बाद क्लास है, मतलब ये कह रहे हो ना? सेकंड क्लास कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है सर, आप करो सर, मैं सेकंड क्लास लेता हूँ फिर, है ना? श्योर सर, श्योर। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, तो 35 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो इक्वेशन है उसके रियल कॉफिशिएंट्स इसके रियल दिए हैं, रूट्स इसके नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0 होगा, है ना? लेस देन 0 करना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या होगा? या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? ऑलवेज नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर ये हमेशा या तो पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होगा, तो अब जो कंडीशन हमें दी है कि a प्लस सी प्लस बी इज लेस देन 0, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है? f ऑफ 1। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स मान लूं, तो f ऑफ 1 ही तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी होगा ना? तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे f ऑफ 1 नेगेटिव दिया है। और अगर f ऑफ 1 नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इनपुट पे नेगेटिव आउटपुट आ गया, तो इसका मतलब बाकी सारे इनपुट पे भी नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो मतलब f ऑफ -2 भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और f ऑफ -2 मतलब 4a माइनस 2b प्लस c, ये लेस देन 0, तो ये 2b उधर जाके बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। 35 तक और कोई डाउट? 40 तक? 45 तक? सिर्फ एक ही बच्चा डाउट पूछ रहा है, बाकी और कोई नहीं पूछ रहा जी। करें कि नहीं करें? अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है? किया हुआ है मैंने तो। है कोई कोई डाउट नहीं है? जहाँ तक नहीं है सर कोई डाउट मेरे को। ओके, 45 तक? 50 तक कोई डाउट? 55 तक? 55 डाउट। 55 डाउट है जी। इसका ना आंसर अलग आ रहा था मेरा। ओके, देखिए मैं मेथड डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार आप देख लीजिए कि आपने भी क्या यही लगाया है। देखिए सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया है, आप इसको y के बराबर कर लीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के टर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मैं सीधा सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये जो वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, y प्लस 1 एक्स, और c कॉमन लेके 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया है। सर मैंने तो ऐसे किया था कि किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ, वो सही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो क्या आप इससे ये इंश्योर कर पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो उसके जो आउटपुट है वो सारे के सारे रियल नंबर मिल जाएंगे? क्वेश्चन क्या है?
x इज इफ x इज रियल, मतलब x जो वैल्यू है वो आप सिर्फ रियल नंबर उठा सकते हो। और फिर बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, मतलब इसका जो आउटपुट है वो हर एक रियल वैल्यू पॉसिबल है। सर ठीक है, फिर मैं दोबारा अटेम्प्ट कर लूंगा उसको ना, मेरे को लगा सीधा देखो, ये डोमेन। वाला जो कंसेप्ट है, हमने कंसेप्ट तो क्लास में डिस्कस किया ही हुआ है। अब आप है ना कुछ दूसरा ही सोच रहे हो। इसको सीधा सीधा y के बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करिए, तो वहां से आपके y में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और क्वाड्रेटिक में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली कुछ कंडीशन बन के आएगी। तो फिर आप क्या बोलेंगे कि अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, y की हर एक वैल्यू इस कंडीशन को होल्ड करनी चाहिए, तो है ना उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। तो वो वाला कंसेप्ट लगाना है आपको। यस सर, ओके। हाँ जी, 60 तक कोई डाउट? 65 तक? सर एक 59th में था, 59th में चीज पूछनी यस थी सर, मेरे को डाउट था 59 में। सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकली मुझसे, मिनिमम आ गया। एक्चुअल वैल्यू तो 1 होगी बेटा। सर मैक्सिमम वैल्यू तो उससे आ जाएगी ना, AMGM वगैरह से, AMGM से आ जाएगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं समझ आई कैसे और निकालते। हमने आई थिंक तो कल परसों तो एक क्वेश्चन नहीं किया था, मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें ये वाली चीज यूज हो रही थी। अच्छा सर, इक्वालिटी में वो हर टर्म बराबर हो जाती है। तो यहाँ से क्या है, AB प्लस BC प्लस CA इज लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रहेगा। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। एंड ऑब्वियसली इक्वालिटी के लिए इन तीनों नंबरों को बराबर होना चाहिए। ओके, यस। ओके। सर मिनिमम वैल्यू किस निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू बेटा ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहने वाला है। यस सर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसकी वैल्यू 1 है, a1 वैल्यू यहाँ पे डाल के अब इसको माइनस उधर ले जाके -1 कर देंगे, तो AB प्लस BC प्लस CA हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ओके सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ABC इनके बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया है, तब तो AB प्लस BC प्लस CA का रेंज, या ऐसा बोलो इसका जो रेशो है, इस चीज को आप हमेशा याद ही रख लो कि ये जो रेशो है ये हमेशा -1/2 से 1 के बीच में रहने वाला है। इसमें आपको ABC के लिए कुछ भी नहीं बोला। लेकिन यहीं पे अगर आपको ये ABC ऐसा बोला जाए, इफ ABC आर दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ये एक ट्रायंगल की साइड्स हो जाए फिर तो ये नेगेटिव तो कभी हो भी नहीं सकता ना। जैसे यहाँ पे तो हम लोग कह रहे हैं कि ये -1/2 से ज्यादा होगा, तो -1/2 से ज्यादा होना ठीक है, और -1/2 अचीव भी हो जाएगा इस केस में। कुछ नेगेटिव वैल्यूज हम लोग इस तरीके से लेके ये -1/2 अचीव भी हो जाएगा। लेकिन जब साइड्स हैं एक ट्रायंगल की तो ये नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू तो कभी आना ही नहीं। अब तो ऑब्वियस ही बात है, मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब 0 से नीचे तो नहीं जा सकता है ना। अब साथ में जब साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है तो इसमें ABC में कुछ कुछ कंडीशंस भी लग जाती है कि भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी से हमेशा ज्यादा रहने वाला है ना।
तो वहां से उस केस में यही जो रेशो है ये आपका क्या आता है, इसका रिजल्ट भी लिख लेंगे, पहले एक बार देख भी लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। कि हम लोग क्या कहेंगे कि भी ए प्लस बी हमेशा सी से ज्यादा रहने वाला है, दैट मीन्स ए विल बी ग्रेटर देन सी माइनस बी। सिमिलरली मैं बी प्लस सी को ए से ज्यादा बोल सकता हूँ, दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए। सिमिलरली ए प्लस सी आपका बी से ज्यादा रहने वाला है, तो मैं सी को बोल सकता हूँ बी माइनस ए से ज्यादा। ठीक है, तो अब अगर ये नंबर इससे ज्यादा है तो स्क्वायरिंग भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर लेंगे। इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, और इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, और तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दो बार ही आएगा। दो सी स्क्वायर इधर आएंगे, दो ए स्क्वायर इधर आएंगे, दो बी स्क्वायर इनकी वजह से आ जाएगा। तो एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये जीरो रह के ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। तो यहाँ से बेटा जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आपका ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। और यहाँ से आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमेशा हाफ से ज्यादा बोलेंगे। दैट मीन्स इन केस ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ये एबीसी एक ट्राइंगल की साइड्स हैं, उस केस में यही जो रेशो है वो आपका लाई करता है हाफ से लेके 1 के बीच में। अपर लिमिट वही है, 1 रहने वाली है, क्योंकि ये वाली जो इनइक्वालिटी है, ये जो हमने पहले जो प्रूव करा है, ये तो अब साइड्स हो जाएंगी तब भी तो सेम ही रहेगा, है ना। ये इनइक्वालिटी नहीं बदलने वाला। तो इतना याद रखिए, दो रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट ये है जिसमें एबीसी कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए, तब तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस हाफ से 1 के बीच में रहने वाला है। अब अगर यही ये जो ए बी सी है ये साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हो जाए, तब ये हाफ से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, इनको याद रखिए। आगे चलते हैं जी, 60 तक और कोई डाउट तो नहीं है, 65 तक। हाँ जी, 65 तक कोई डाउट पेंडिंग नहीं है ना। और एक्सरसाइज 2 अटेम्प्ट किया है क्या, एक्सरसाइज 2 अटेम्प्ट किया है। अगर किया है तो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज है ना, फिर इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं किया है, चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ टाइम है आज का। यस सर। सर हाँ जी, सर वो क्वाड्रेटिक के क्विज में से डाउट्स अभी पूछ लूं? वो बेटा आप अलग से आगे पूछिएगा। ठीक है सर।
करिए बेटा सॉल्व। सानिध्य बेटा ये तो आंसर नहीं है। यहाँ पे आपको एसएन दिया है और फिर वहां से आपने आरथ टर्म कैलकुलेट करके सेकेंड वाला समीशन निकालना है, राइट। तो जो समीशन आपको दिया है, आप उसकी हेल्प से आप nth टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 1 मिनट सर, बस हो गया बस। सर 11/26 आंसर है। नहीं,
3/7। कितना कह रहे हो? 3/7। नहीं बेटा, 3/7 भी नहीं है। मान्य तो आपका आंसर सही है बेटा। अगर एसएन दिया हो तो टीएन कैसे निकालना होता है? सब पुट करके वैल्यूज 1 2 3। नहीं, पुट करके नहीं, आप एक जनरलाइज वे भी कर सकते हो। S(r+1 minus S(r)। एसएन ये है तो SN-1 क्या होगा? एन को n-1 से रिप्लेस कर दो और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। हमें पता है कि Tn हमेशा SN-1 के बराबर होता है। ओके, तो अगर आपको Sn पता है ना, तो वहां से अगर nth टर्म निकालने की जरूरत पड़ रही है तो ये वाला मेथड लगाएंगे आप। वैल्यू पुट करके अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको इजीली पैटर्न मिल जाए तो। ओके, बट जनरलाइज वे ये है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब इसमें एक तो n और एक n+1 ये दोनों कॉमन आ जाएगा। सीधा सीधा जो बाकी बचे हुए टर्म्स हैं, एक तो n+2 और एक n-1, इनका ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया? ये 3 वैल्यू आ गया, तो मतलब 3n इंटू n+1, ये आपका tn बन के आया है। तो अगर ये tn है तो मतलब tr क्या हो गया जी? 3r इंटू r+1। तो इस चीज को याद रखिए कि Sn अगर दिया है तो Sn-1 तो Tn कैसे निकालना है? एक Sn-1 निकालिए और उनका सब्ट्रैक्शन से Tn निकल जाएगा इजीली। अब ये जो rth टर्म हमने निकाल लिया है, अब इसको इस समीशन में यूज करना है। ये समीशन निकालने के लिए अब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे। तो 1/3r इंटू r+1, फिर r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टिल 12। अब यहाँ से 3 बाहर निकाल लो। बाकी जो बचा हुआ टर्म है, क्या उसके ऊपर सीधा सीधा वीएन मेथड लग जाएगा? इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। r+1 minus r। बिल्कुल, वन न्यूमरेटर वाले 1 को r+1 माइनस r लिख के अब इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो 1/r माइनस 1/r+। तो यहाँ पे हम लोग 1/1 r की वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/3 तो बाहर में है ही। जब r की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 1/1 माइनस 1/2 आएगा। फिर r2 डालेंगे तो ये 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा। फिर r की वैल्यू 3 डालेंगे तो 1/3 माइनस 1/4 आ जाएगा। ऐसे करके बढ़ते रहेंगे। लास्ट वाला ब्रैकेट क्या होगा? 1/12 माइनस 1/13। और एक कंसेक्यूटिव टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से ये वाला टर्म बच रहा है, तो लास्ट वाले से माइनस वाला बच जाएगा। तो 1 माइनस 1/13 कितना आया? 12/39 विच इज 4/30। ओके,
करिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। मान्यता सही है। आर्यन सही है। ध्रुव सही है। अर्शिता गलत है। परीक्षित बेटा कुछ डाउट है? परीक्षित सही है बेटा। सानिध्य गलत है। हर्षिता अगर रेसिप्रोकल जीपी में है तो नंबर भी जीपी में ही होते हैं, फिर नन का तो सेंस ही नहीं बनता। पर आपका ये आंसर गलत है। आयुष सही है जी। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसको।
ये टर्म्स आपको HP आएगा ना सर? देखते हैं बेटा, डिस्कस कर रहे हैं। ये टर्म्स आपको जीपी में दिए हैं, तो अगर मैं सबका लॉग कर दूं, सब में लॉग ले लूं, हमने जीपी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि अगर कुछ नंबर्स जीपी में हो तो उनके लॉग वाला जो टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, AP में। एपी। एपी में। ठीक है, सीधा सीधा उस प्रॉपर्टी का यूज होगा। और जब मैं लॉग लूंगा, मान लो इस पूरे नंबर का लॉग ले लेता हूं, तो इसके पावर में पी होगा, तो क्या मैं वो प्रोडक्ट में लिख दूं? सिमिलरली ये भी क्यू जो है वो आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा। सिमिलरली ये आर भी प्रोडक्ट में आ जाएगा। सिमिलरली ये एस भी प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये एपी में आ जाएगा। ठीक है, अब सब में एल ऑफ एल अल्फा, ये वाला टर्म सब में कॉमन है जी, तो मैं पूरे हर एक टर्म को, सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा, हर एक टर्म को अगर मैं एल अल्फा से डिवाइड भी कर दूं तो भी तो वो एपी में रहता ही है। तो मतलब पी क्यू आर एस ये सारे नंबर क्या हो गए बेटा, एपी में हो गए। और अगर ये एपी में है, तो अगर मैं सबको पी क्यू आर एस से डिवाइड कर दूं, तो भी वो एपी में रहने वाला है। यहाँ पे बचेगा क्या, अगर मैं इसको पी से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 1/QRS, ये क्या बचेगा 1/PRS, ये क्या बचेगा 1/PQS, ये क्या बचेगा 1/PQR। ये एपी में हो गए। तो इन्होंने क्या बोला है, PQR, स्टार्टिंग में PQR है। तो बेटा अगर ये टर्म्स एपी में है तो इनका उल्टा करके भी तो एपी ही होता है ना, अगर सारे टर्म्स का उल्टा कर दे, है ना, मतलब पहला वाला जो लास्ट वाला टर्म है वो पहली जगह पे ले आए, तो इनका रिवर्स ऑर्डर भी हम लोग क्या बोल देंगे, एपी में ही होगा। तो अगर ये एपी में है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एचपी में। ठीक, सर इसको सर ज्योमेट्रिक मीन लगा के भी कर सकते हैं ना सर, PQRS AP प्रूव करने के लिए? हाँ ज्योमेट्रिक मीन भी आप कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से भी कर सकते हो, मतलब इक्वेशन वगैरह बना के भी कर सकते हो कि भी अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, अब मतलब कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर आपके फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो वहां से सीधा सीधा आपको 2Q इक्वल्स टू P+R मिल जाएगा। वो भी तरीका है ना, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो भी तरीका। तो अल्टीमेटली सबसे पहली बात यही है कि भी आपने PQRS को एपी प्रूव करना, वहां से फिर उनके रेसिप्रोकल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया सेकंड क्वेश्चन? Yes, sir. और अर्शिता इस चीज को आप याद रखो कि अगर कोई नंबर जीपी में है तो उनके रेसिप्रोकल भी जीपी में होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर। करिए बेटा सर।
मान्यता सही है। अक्षिता सही है, लक्ष्य सही है। रहना सही है। रजत सही है। आयुष गलत है, ध्रुव गलत है। हाँ जी बेटा, डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले तो एसएन का मीनिंग देखते हैं। एसएन का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इस समीशन को एक्सपैंड कर लूँ, क्या लिखा हुआ है? 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ऐसे करके कहाँ तक? n की पावर। ये एसएन का मीनिंग है। ठीक है। अब यहाँ पे जो समीशन हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है, अब उसके बारे में देखते हैं कि वो समीशन ऑफ 2r माइनस 1 की पावर 4 जो है, उसका क्या मीनिंग बनेगा। सबसे पहले r को 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4, फिर 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 4, 3 पुट करेंगे तो 5 की पावर 4, ऐसे करके बनता रहेगा। लास्ट में जाएगा जी 2n माइनस 1 की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, ऐसे करके जो इवन वाले है ना, इवन वाले टर्म्स छूट रहे हैं यहाँ पे, तो वो वाले टर्म्स ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो जब मैं वो सारे टर्म्स ऐड भी करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो जो इक्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी और सीरीज जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट भी हो जाएगी।
ये सारे जो इवन वाले नंबर हैं वो छूट गए थे, तो अब ये सीरीज पूरी कंप्लीट भी हो जाएगी। अब ये जो सीरीज है वो क्या लिखा हुआ है? एसएन का मीनिंग क्या है कि 1 से लेके एन तक सारे नंबरों की पावर 4 का एडिशन। तो जब मैं 1 से लेके 2n तक सारे नंबर लूंगा और उनकी पावर 4 का एडिशन करूंगा, तो फिर उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? S2n। और इधर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक में से 2 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 की पावर 4 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 1 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4, ऐसे करके एसएन बन जाएगा ये बन जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन मेरा सही है। सर मैंने सही निकाल लिया था ये वाला, पर मैंने ऑप्शन पढ़ने में गलती कर दी। तो यही तो दिक्कत है ना बेटा, हम लोग बहुत सारे नंबर इसी की वजह से तो कटवाते हैं। इसको सही करो फिर, ये भी तो आपकी ही गलती है। यस सर। पेपर में ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो इनको ठीक करिए। फिफ्थ क्वेश्चन, आयुष आपने भी ऐसा ही गलती करे है क्या? नो सर, मैंने गलती निकाला था। ओके। करिए बेटा सॉल्व। आर्यन, इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का क्या रोल है? इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इंटीग्रल में कन्वर्ट करके आप कैसे करना चाह रहे हो? प्रणव सही है, ध्रुव सही है, गौरव सही है जी, आर्यन गलत है।
मान्य गलत है। रजत गलत है। सानिध्य सही है जी। व्हाट इज एस? ये जो जीपी दिया है इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। एस की वैल्यू क्या आएगी? सर 2। यस सर। व्हाट इज एस एन? इस जीपी के एन टर्म्स का सम। जीपी के एन टर्म्स का सम आता है ना हमें, क्या होता है? ए मतलब यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर एन। ओके, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक करेक्शन, नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं है, एन प्लस 1 है ना, सॉरी एन टर्म्स बोला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन बोला है तो हाफ की पावर एन हो जाएगा, है ना। तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तो एस एन कितना बन गया? ये डिनोमिनेटर में हाफ आके ऊपर में मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा, मतलब ये 2 माइनस 1/2 की पावर एन माइनस, तो एस एन बन गया ये। अब एस एन एस माइनस एस एन क्या हो जाएगा? एस में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस माइनस एस एन क्या हो गया जी? 1/2 एन माइनस। अब आपको चाहिए ये 1/1000 से छोटा। तो जैसा कि आप जानते हो कि 2 की पावर जब 10 होती है वो 1024 होता है, तो मतलब यहाँ पे मुझे n क्या रखना पड़ेगा? 11 रखना पड़ेगा। तब ये 2 की पावर 10 बन जाएगा और 1/2 की पावर 10 मतलब 1/1024 बन जाएगा। तो 1/1024 आपका डेफिनेटली 1/1000 से छोटा रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपको क्या चाहिए? देखो इसका है ना, भले भले इसका उल्टा बोल दो कि भाई मुझे 2 की पावर n माइनस 1000 से ज़्यादा चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हो। तो वहां से अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे कि n को जब मैं 11 रखूंगा तब ये 2 की पावर 10 बन जाएगा, विच इज 1024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जो आपने वैल्यूज निकाल के किया है वो भी ठीक है जी। आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे आप जल्दी कर लेते हो। बताइए बेटा क्या आंसर? सारे दे सही है।
हर्षिता सही है, प्रणव सही है, आर्यन सही है जी। लक्ष्य सही है, गौरव सही है जी। ध्रुव सही है। बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। रजत सही है। दो रुक्मिणी छोटे और एक तीखे वाला छोटा, 5 हो गए ना। 5 हाँ जी, बाकी लोग आंसर नहीं बताएंगे क्या? क्या आंसर आ रहा है? डी। कैसे? जो एल वैल्यू है, मतलब आपको एक जीपी बोला है, उस जीपी का पीएथ टर्म एल के बराबर बोला है। तो मतलब मुझे बस इतना इतना बहुत है, ये तो बना बनाया बहुत है, इसको बस हल्का बुला। सजीत बेटा, आप अपना माइक बार बार ऑन कर लेते हो। हाँ जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको इस जीबी का पहला टर्म भी नहीं पता, कॉमन रेशियो भी नहीं पता, तो उसको ए और आर मान लेते हैं। फिर आपको बोला गया है कि जो पीएथ टर्म है वो एल के बराबर है, दैट मीन्स एल जो है वो आपका ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन हो जाएगा, एम आपका ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन हो जाएगा, एन आपका हो जाएगा ए इंटू आर की पावर आर। तो अब उसके बाद आपको बोला है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने को। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीधा सीधा आप क्या करिए, आप एल, एम और एन इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ए आर की पावर पी माइनस वन हो जाएगा, ये ए आर की पावर क्यू माइनस वन बन जाएगा, ये ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन बन जाएगा, ये पी क्यू आर वन वन वन। तो इसकी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने को बोली गई है। तो लॉग वाली प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। तो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, एक तो p माइनस वन एल एन आर बन जाएगा और एक एल एन ए बन जाएगा। एक यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, p माइनस वन एल एन आर प्लस एल एन ए, ये q माइनस वन एल एन आर एल एन ए, और ये r माइनस वन एल एन आर एल एन ए, पी क्यू आर। अब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाइए, आपके दो कॉलम आपके सेम बन के आ जाए, आपके दो कॉलम सेम बन के आ जाए। तो अल्टीमेटली इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। और ये अच्छी बात है, जिन लोगों ने डायरेक्टली आंसर दिया है उनको आंसर्स याद हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
करिए बेटा सो। करना सही है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना लीजिए। सही। आर्यन गलत है जो आपने आंसर भेजा है। अर्शिता सही है। आर्यन अब ठीक है। प्रणव सही है। गौरव गलत है। सानिध्य सही है। रजत सही है। अर्शिता सही है। अनयत 7th का आंसर गलत है, 8th का सही है। हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। जिस टर्म की वैल्यू आपको चाहिए उसका मीनिंग क्या बन रहा है कि सबसे पहले r की वैल्यू 1 डालेंगे तो s1, फिर 2 डालेंगे s2, फिर 3 डालेंगे s3, ऐसे करके लास्ट में n तक डालना है और बाद में आगे लिखा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब सीधा सीधा बात ये है कि इनफाइनाइट तक सम करना है। तो अब इसका इनफाइनाइट तक सम करना है तो अब हम लोग सारे के सारे s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो व्हाट इज s1? अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज s2? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज s3? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो ऐसे करके सीरीज बनता रहेगा
और इस सीरीज का सम करने के लिए अल्फा वाले सारे टर्म एक साथ कर लो और बीटा वाले सारे टर्म एक साथ कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे ये दो जीपीज बन गई हैं इनफाइनाइट वाली, और दोनों जीपीज का सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें इसका सम क्या बनेगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका सम क्या बनेगा, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। इसका सम करने के लिए यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम करेंगे तो ये अल्फा माइनस अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज यहाँ पे आप डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, और नेट आंसर आपका आ रहा है 1/12। 29/348 आप लोगों का आ रहा होगा, और 29/348 1/12 की। ठीक है, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज आपने पुट कर दी है यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक। क्लियर? अच्छा, इसमें जो 7th क्वेश्चन है ना, उसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं। देखो कि ये वाला जो सीरीज आपका बन रहा है, इसमें आपको थोड़ा शायद से थोड़ा डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि भी अल्फा वाले टर्म एक साथ कर लें, बीटा वाले टर्म एक साथ कर लें, तो वो 2 जीपी बन रहे हैं। अब इसमें कई बार एक ऐसे भी है ना पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर आगे होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इस टाइप के टर्म्स भी होते हैं। तो अब इसमें हमें जीपी अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका भी जीपी बनाया जा सकता है। कैसे? इसको जीपी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x माइनस वाई के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब ये जीपी नहीं है, लेकिन x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो डिवाइड किया है वो तो ऐसे ही रहने दो, जो मल्टीप्लाई किया है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, एक्स एक्स क्यूब क्यूब माइनस वाई। इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर। आगे में अगर टर्म दिया है तो ठीक है, मतलब जो भी होगा तो वो एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 ही बनेगी। तो ये भी एक चीज याद रखिए कि ये जो एक जीपी बन रहा है उसमें तो डायरेक्टली हम लोग दोनों टर्म्स को अलग अलग कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा बन के आएगा तो इसको जीपी के टर्म्स में बनाया जा सकता है एक्स माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करा के। ओके, चलिए अब 8 डिस्कस कर लेते हैं। 8 का आंसर क्या आ रहा है, सर 4। कितना, 32। 32 तो जी। आ रहा सर आंसर इसका। हाँ जी, 32 आएगा। रीजन क्या है, सर मैंने फर्स्ट एंड 5 का निकाल दिया सर, सॉरी। फर्स्ट 5 टर्म्स। तो 32 है। तो इसको करने के लिए सीधा सीधा जीपी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। जीपी की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म ए मान लें, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए की पावर ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए की पावर 4, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये क्या होगा, ए की पावर 5 आर की पावर 10, जिसमें 5 पावर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ए आर स्क्वायर की पावर 5 बन गया है। एंड ए आर स्क्वायर है क्या, इस जीपी का तीसरा ही टर्म है, और तीसरे टर्म की वैल्यू आपको 2 दी, तो 2 की पावर 5 विच इज 32। ओके,
तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी है कि भाई है ना, मतलब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जीपी की अप्लाई होती है कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड इज सेम। पढ़िए ना ये प्रॉपर्टी। यस अगर सर। कोई एक जीपी है, उसका अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट करें, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट करें, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का प्रोडक्ट करें, तो वो सब रिजल्ट सेम आने वाले। सेम प्रॉपर्टी हम लोग एपी में पढ़ते हैं, बस एपी में वो प्रोडक्ट की बजाय एडिशन होता है। ठीक है ना। तो जीपी की प्रॉपर्टीज हमने क्लास में पढ़ी हैं। जीपी की प्रॉपर्टीज को याद रखिए, क्योंकि मैंने अभी जो 3-4 क्वेश्चन आपको जीपी की प्रॉपर्टी है ना, एक तो लॉग वाला हो गया, और एक ये हो गया जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत सही है। मन्यत सही है। आर्यन सही है। प्रियंका सही है जी। ध्रुव सही है। तनव सानिध्य सही है जी। हाँ जी, डिस्कस करते हैं इसको, कैसे करना है। AMGM। एएमजीएम लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक नंबर को उसके ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाते हैं। जैसे ए है वो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। तो जब मैं ए को इसके ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, a+1+1/a। ये b+1+1/b, ये c+1+1/c, ये d+1+1/d। तो हर एक ब्रैकेट आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर इसका एएमजीएम लगा दोगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। a+1/a ना, वो तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं ना कि x+1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होती है ना। व्हेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की कंडीशन भी दी ही रहती है यहाँ पे। तो
तो जब a+1/a मिनिमम 2 होता है तो +1 करके तो मिनिमम आंसर 3 हो गया। तो ऐसा हर एक में ही कर देंगे तो सबकी मिनिमम वैल्यू 3 लेके ओवरऑल प्रोडक्ट आपका मिनिमम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो आंसर इज 81। करिए सर। प्रणव सही है। सगुन सही है, रजत सही है, ध्रुव सही है। गौरव सही है। सानिध्य सही है। लक्ष्य गलत है। टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं इसमें? कितने ब्रैकेट है इसमें? 9 ब्रैकेट्स हैं। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 9। x की 9। पावर और आपको चाहिए x की पावर 8 का कॉफिशिएंट। तो x की पावर 8 कैसे मिलेगा? x की माइनस ऑफ पावर सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स, बिल्कुल ठीक है जी। आप इसको ऐसा भी रिलेट कर सकते हो कि एक पॉलिनोमियल है जिसके सारे के सारे फैक्टर्स, सारे के सारे रूट दिए गए हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 क्या होगा? माइनस टाइम सम ऑफ रूट्स। तो इसके रूट्स क्या क्या हैं जी? 1 2 3 4 से लेके 9। तो माइनस टाइम्स 1 + 2 + 3 से लेके 9 -20। या फिर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि अगर मैं इन सारे ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करूं तो x की पावर 8 कैसे मिलेगा? कि भी जो 8 ब्रैकेट है, 8 ब्रैकेट के तो x मल्टीप्लाई हो और 9th ब्रैकेट का कांस्टेंट वाला टर्म है। तो ऐसे आपको सारे के सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी कि एक तरीका ये है कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है और बाकी सारे ब्रैकेट्स के x मल्टीप्लाई हुआ है। तो वो एक तरीका है x की पावर 8 का कोएफिशिएंट मिलने का। दूसरा तरीका क्या है कि जो सेकंड ब्रैकेट है उसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी सारे के x मल्टीप्लाई हुए हैं। सिमिलरली सबके लिए आप ये बात बोलें तो -43। अब यहीं पे अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज कर दूं और मैं आपको बोलूं x की पावर 8 ही निकालना है, लेकिन अब मैं वो 10 ब्रैकेट लूंगी, तो कैसे करें? तो क्या हो?
हर्षिता बेटा ये तो आंसर नहीं है। प्रणव सही है जी। आर्यन गलत है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है। x की पावर 8 का जो कॉफिशिएंट है उसका मीनिंग क्या बन रहा है, किस चीज की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सर 2 ब्रैकेट के कॉन्स्टेंट्स के प्रोडक्ट का सिग्मा सर। बिल्कुल ठीक है जी। तो मतलब देखिए यहाँ पे टोटल 10 ब्रैकेट हैं, आपको चाहिए x की पावर 8। तो इसका मतलब क्या होगा कि भी 8 ब्रैकेट्स में तो x मल्टीप्लाई हो और 2 ब्रैकेट में से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो। तो उसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो वो सारे जो टर्म्स हमें मिलेंगे उनका एडिशन। तो क्या क्या तरीका है। एक तरीका तो ये है कि जो पहले दोनों ब्रैकेट्स हैं -1 -2 वाले, ये तो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो और बाकी सबके x मल्टीप्लाई हो। तो उससे टर्म आपको क्या मिलेगा 1 × 2। और क्या तरीका है कि फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट 1 और 3 वो वाले कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो और बाकी सबके x मल्टीप्लाई हो। और क्या तरीका है फर्स्ट एंड फोर्थ 1 × 4। ऐसे करके पहले तो 1 का सबके साथ में प्रोडक्ट करके करूंगा, ठीक है, वो सारे टर्म्स मैंने बना लिए। फिर 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 का 1 के साथ तो कनेक्ट है ना, कनेक्शन ऑलरेडी हो ही चुका है, तो 2 को बाकी सबके साथ हम लोग रिलेट करेंगे। तो 2 × 3 2 × 4 ऐसे करके बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये टेकन टू एट ए टाइम बन गया। पहले 10 नंबर है, पहले 10 नंबरों का जो टेकन टू एट ए टाइम है उसका सम आपने निकाला, ठीक है। इसको सम ऑफ रूट्स की हेल्प से भी करेंगे तो भी वही बनेगा कि 10 रूट है 1 से लेके 10 तक, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 क्या बनेगा सम टेकन टू एट ए टाइम का सम, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ते ही हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + bc + c, ये 3 के लिए पढ़ते हैं। लेकिन ये किसी भी n नंबर के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए इसको मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ कि a1 + a2 + a3 से लेके an, इन n नंबर्स का सम करना है। तो n नंबर्स का सम क्या होगा, पहले तो हर एक नंबर का सम कर दीजिए। तो सिग्मा ऑफ ai² मैं इसे लिख देता हूँ, मतलब a1² + a2² + a3² ऐसे करके an²। तो यहाँ पे जब आप 3 नंबरों में देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, हर एक नंबर का स्क्वायर ही तो कर रहे हो, है ना, उनका सम कर रहे हो। और सेकेंड क्या आएगा 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ टेकन टू एट ए टाइम। टेकन टू एट ए टाइम। जब आप यहाँ पे 3 नंबर हैं तो उनको दो दो को पेयरिंग बना के उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं और उनका सम, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये n नंबर्स के लिए भी वैलिड होता है। इस चीज को अब अगर मुझे इन 10 नंबरों के लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि 1 + 2 + 3 इनका टिल 10 उसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू
1 square, 2 square till 10 square plus 2 times taken 2 at a time. और what is taken 2 at a time? इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई, दिस इज टेकन 2। तो अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो, ये क्या बनने वाला है 55, तो 55 का स्क्वायर। इसका सम आप जानते हो कैसे निकालना होता है, माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और पूरे का डिनोमिनेटर में 2, तो ये वाला सम आप निकाल। ठीक, इसका आंसर आपका आ जाएगा 1320। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी एक बार देख लीजिए, कर लेते हैं हम लोग। ये इनटू में ही है, ठीक है, बताइए इसका आंसर। रजत गलत है, अनियत गलत है, अर्शिता गलत है, ध्रुव गलत है, सब लोग सेम आंसर दे रहे हैं। सानिध्य गलत है, आर्यन सही है, लक्ष्य गलत है, सानिध्य गलत है, देखिए जो गलती है ना आप लोग कर रहे हैं वो क्या है, आप सब लोगों ने क्या किया कि भाई सब में है ना ए बी सी ये सब में कॉमन ले लिया, और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करा उसकी हेल्प से आपने तीनों ब्रैकेट्स को 3 बना लिया और 27 इंटू 8 करके आपने 216 आंसर दे दिया, राइट। अब इसमें गलती कहाँ हो रही है, आप लोगों ने क्या किया, पहले वाले ब्रैकेट से ए निकाला, दूसरे वाले ब्रैकेट से बी निकाला, तीसरे से सी निकाला और इन सबको ऐसे बना के, और अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया वहां से हमने ये देखा कि भाई हर एक ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू 3 है, तो दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, तो आपने नेट आंसर बोल दिया 216, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी।
लेकिन ये आंसर गलत है। उसका रीजन क्या है? देखिए, इन सब की अगर मिनिमम वैल्यू 333 होनी है तो उसके लिए जरूरी क्या है? ऐसा कब होगा जब आप इनकी मिनिमम वैल्यू 333 कंसिडर करेंगे? सारे 1 होने चाहिए। सारे 1 होने चाहिए। एबीसी का प्रोडक्ट तो ठीक है, हमें वो कांस्टेंट दिया 8 दिया है, लेकिन जब आप ये जो सारे ब्रैकेट्स की मिनिमम वैल्यू 333 कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में आपका एबीसी आपका 8 नहीं हो सकता ना, तो फिर 1 होना पड़ेगा ना। तो अगर हमें एबीसी 8 दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सारे की सारी वैल्यू साइमल्टेनियसली तो 1 नहीं मान सकते। बात समझ में आई? गलती कहाँ हो रही है? तो ऐसे केस में देखिए, मतलब मैं आपको सीधा सीधा इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो जो भी आपके मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी जब एबीसी तीनों बराबर हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे टर्म सिमेट्रिक हैं। ए में भी उतनी ही पावर है, उतने ही टर्म है जितने बी में है, उतने ही सी में है जी। सारा का सारे टर्म्स है ना, पूरे सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बिना सोचे समझे आप क्या करिए, आप ए बी सी तीनों को बराबर एज्यूम कर लीजिए और उस बराबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर है। मतलब ए बी सी ये तीनों को आप 2 मानिए और 2 मान के इसका आंसर निकालिए, तो ये 7 क्यूब आएगा विच इज 343। और इसका करेक्ट मेथड, मतलब मैं पूरा अब सॉल्विंग में नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसका जो पूरा का पूरा करेक्ट मेथड है एएमजीएम आप कैसे लगाएंगे। आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा और इसके ऊपर एएमजीएम लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पावर वाले टर्म्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे लाइक ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर सी, है ना, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे। तो जो सेम पावर वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ करेंगे। कुछ टर्म्स अकेले ए, अकेला बी, अकेला सी वाला भी आएगा, उनको आपस में क्लब करेंगे। तो हर एक सेम पावर वाले टर्म्स को आप आपस में क्लब करके वहां से उनकी मिनिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो तरीका होता है इसको करेक्ट प्रूव करने का। ठीक है ना। तो रिजल्ट वाइज सिर्फ आप इतना ही जानिए कि हमेशा आपको जो भी मिनिमम आंसर मिलेगा वो जब तीनों नंबर बराबर हो जाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? और आप लोगों का जो टेस्ट है, एक तो आज 3 to 4 है ही, सब लोगों को पता ही है सीक्वेंस सीरीज का, राइट। और जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का टेस्ट है वो हम लोग कल लेंगे। ओके, तो कल कितने बजे करें? 1 से 2 कर लेना। यस सर। कल 1 से 2 रहेगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का टेस्ट। ओके, और मनीक आपने बेटा बायनोमियल क्यों लिखा है मुझे ये नहीं समझ में आया। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का टेस्ट है इस वीक, तो बायनोमियल तो अब अगले हफ्ते होने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक यू। चलिए।